हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर अंजना सिंह, पीजी डिपार्टमेंट कुल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा में इतिहास विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। आज मैं पीजी सेमेस्टर 2 के बच्चों के लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ CC4 से। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है प्रथम विश्व युद्ध के सामाजिक परिणाम क्या हुए। जो प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया उसके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक हर क्षेत्र में इसका इफेक्ट पड़ा और इस इफेक्ट से ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं था जो कि बच पाया और कोई भी राष्ट्र ऐसे नहीं थे जो कि इसमें उन्हें क्षति ना हुई हो। भले वो युद्ध में जीत गए, इसके बावजूद उन्हें भारी क्षति का सामना करना पड़ा। जो प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया तो उसमें अभी तक हम लोग यह देख रहे थे कि केवल 2 गुट है, ट्रिपल अलायंस, ट्रिपल एंटेंट, लेकिन इस युद्ध में 36 से 37 देशों ने भाग लिया था। कहीं ना कहीं हर देश को आर्थिक क्षति का सामना करना पड़ा। इसके अलावा उसे भारी जान माल की हानि भी उठानी पड़ी। तो प्रथम विश्व युद्ध का जो सामाजिक कारण था वह बहुत सारे बिंदुओं पे हमें दृष्टिगोचर करना पड़ेगा कि आखिर क्या क्या ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे प्रथम विश्व युद्ध का इफेक्ट हुआ। जो प्रथम विश्व युद्ध था जो लड़ा गया तो उस युद्ध में काफी जान माल की हानि हुई। सबसे पहला जो सामाजिक परिणाम हुआ वह था साम्राज्य का विघटन। प्रथम विश्व युद्ध का पहला कारण हुआ साम्राज्य का विघटन। अभी तक हम यह देख रहे थे कि जो प्रथम विश्व युद्ध था विश्व 2 गुटों में बटा और जो प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य उद्देश्य था साम्राज्यवाद का विकास करना, लेकिन जो प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम निकल के आए ये ठीक इसके विपरीत हुआ। साम्राज्यवाद के विकास की जगह पे साम्राज्यवाद का विघटन शुरू हो गया। लोग अपने साम्राज्य की विकास करना चाह रहे थे ताकि उन्हें कच्चे माल की प्राप्ति हो सके, तैयार माल के लिए बाजार मिल सके, लेकिन ठीक इसके विपरीत हुआ। और इसका तत्कालिक परिणाम यह हुआ कि जर्मनी, ऑस्ट्रिया, तुर्की और रूस के साम्राज्यवाद का अंत हो गया। ये सबसे महत्वपूर्ण बात रही। दूसरा जो था प्रजातंत्र की स्थापना। प्रथम विश्व युद्ध में जो कि केवल फ्रांस, स्विट्जरलैंड, पुर्तगाल में केवल प्रजातांत्रिक शासन था, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत यूरोप के सारे साम्राज्य में प्रजातांत्रिक शासन की बाढ़ से आ गई और पोलैंड, फिनलैंड, ऑस्ट्रिया, चेकोस्लोवाकिया, लिथुआनिया, लेटेविया आदि में भी प्रजातंत्र की स्थापना हो चुकी। अब है राष्ट्रीयता के आधार पर राष्ट्रों का निर्माण, जो प्रथम विश्व युद्ध का तीसरा कारण बना। तो युद्ध के समाप्त होने पर विश्व के सभी राज्यों में राष्ट्रीयता की भावना अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई। पेरिस शांति सम्मेलन में विल्सन के 14 सिद्धांतों में राष्ट्रीयता का विशेष महत्व था। राष्ट्रीयता के आधार पर ही जर्मनी, ऑस्ट्रिया और रूस के कुछ क्षेत्रों को मिलाकर पोलैंड को एक स्वतंत्र देश बना दिया गया और ऑस्ट्रिया हंगरी के संयुक्त राज्य का विघटन हो गया और उससे हंगरी, ऑस्ट्रिया, चेकोस्लोवाकिया और यूगोस्लोवाकिया जैसे नए राष्ट्र का निर्माण हुआ। रूस से भी अलग होकर लिथुआनिया, लेटेविया आदि नए राज्यों का निर्माण हुआ। तो इतने दिनों से जो राष्ट्र संगठित रूप में थे उसे किसी न किसी आधार पे अपनी स्वतंत्रता नहीं प्राप्त थी,
इस युद्ध के बाद राष्ट्रीयता की भावना उमड़ी और कई अलग अलग क्षेत्रों, अलग अलग देशों के निर्माण में सहायता मिली। हमारा अगला जो परिणाम हुआ था वह था नवीन रूस का जन्म। जो प्रथम विश्व युद्ध का चल रहा था, तो उसी समय 1917 ईस्वी में रूस में बोल्शेविक क्रांति हुई और इस बोल्शेविक क्रांति की वजह से वहाँ एक नवीन सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्था, जो कि साम्यवादी व्यवस्था के रूप में भी जानी जाती है, उसका निर्माण हुआ। और साम्यवादी व्यवस्था सदैव पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में रही। साम्यवादी व्यवस्था के आधार पर इन लोगों ने साम्राज्यवाद की जो नींव रखी वह काफी ही सुदृढ़ रही। प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप हथियारबंदी की होड़ एक अलग क्षेत्र में शुरू हो गई। अभी तक हम लोगों ने देखा कि प्रथम विश्व युद्ध में भारी भारी हथियारों का प्रयोग हुआ। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप अब लोगों में यह भावना हुई कि मैं भी क्यों ना इस हथियार का निर्माण करूं। तो सारे राष्ट्रों में अब नए नए आधुनिक हथियारों के निर्माण पर कार्य होना शुरू हो गया। हर देश अपने थल सेना, जल सेना एवं वायु सेना की गति को और अधिक तीव्रता प्रदान करना चाह रहा था और अपने नए नए आविष्कारों से नए नए हथियारों के निर्माण की खोज करनी शुरू कर दी। इसके साथ ही इन्होंने परमाणु हथियारों के निर्माण पर भी अपना विशेष ध्यान देना शुरू कर दिया। प्रथम विश्व युद्ध का जो नेक्स्ट परिणाम था वह था जर्मनी में नाजीवाद का उदय। नाजीवाद जो कि आप देख सकते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध में जो सबसे अधिक हानि हुई तो वह जर्मनी को हुई, क्योंकि सारे राष्ट्र ने मिलकर जर्मनी को इस युद्ध के लिए उत्तरदायी ठहराया, जबकि ऐसा नहीं था। इसमें पूर्ण सत्यता नहीं है, क्योंकि हर राष्ट्र की अपनी कुछ ना कुछ अभिव्यक्ति थी। हर राष्ट्र अपने लाभ एवं फायदे के अनुसार ही इस युद्ध में भाग लिया, लेकिन अंततः जब युद्ध में हार हुई तब युद्ध को हार जाने के तौर पे जर्मनी के ऊपर वर्साई की संधि को थोपा गया। और इस वर्साई की संधि में इतनी अपमानजनक शर्तें थी जो किसी भी राष्ट्र को मानने के लिए विवश नहीं हो सकता था। ये सारी अपमानजनक संधियां किसी भी राष्ट्र को ऊपरी तौर से ही गिरा के नष्ट कर देती है, लेकिन जर्मनी विवश था, उसे वर्साई की संधियां को मानना पड़ा। तो ये जो अपमानजनक संधि हुई थी, इस घुटन को जर्मनी सदियों से सहेज रहा था। और ऐसे ही स्थिति में जर्मनी में एक नए सरकार, नाजी सरकार का गठन किया गया और हिटलर के नेतृत्व में यह नाजी सरकार ने अपना कार्य करना शुरू किया, क्योंकि जो वर्साई की संधि हुई थी उस संधि में यहाँ के उद्योग धंधे वगैरह सारे नष्ट हो गए थे। जर्मनी को हर तरह से अपमानित करने का प्रयत्न किया गया था। हिटलर ने ऐसे सिचुएशन का लाभ उठाया और वहाँ नाजी सरकार की स्थापना की और अपने कूटनीतिक गतिविधियों के चलते अपने राज्य को, अपने देश को फिर से उसने उबारने का काम शुरू किया। हमारा जो अगला परिणाम रहा वह था इटली में फासिस्ट सरकार की स्थापना। जिस तरह से जर्मनी को नुकसान हुआ उसी तरह से इटली को भी नुकसान हुआ। युद्ध में रूस जो है इटली के मित्र राष्ट्रों का साथ दिया, पर पेरिस के संधि में उसे घोर निराशा हुई और वे सभी प्रदेश जिन पर वह अपना अधिकार समझता था उसे नहीं मिले।
और फिर युद्ध का उस पर घातक परिणाम पड़ा। उसके व्यापार, उद्योग धंधे सारे नष्ट हो गए और उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई। ऐसे ही सिचुएशन में मुसोलिनी के नेतृत्व में वहां फासिस्ट सरकार की स्थापना हुई। प्रथम विश्व युद्ध के सामाजिक परिणामों में एक सबसे महत्वपूर्ण परिणाम यह हुआ कि राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। राष्ट्र संघ की स्थापना 10 जनवरी 1920 में हुई। राष्ट्र संघ की स्थापना का उद्देश्य यह था कि भविष्य में ऐसे किसी भी युद्ध को रोका जा सके, इसके लिए आंतरिक रूप से तैयारी करना। अब राष्ट्र संघ के आदेशानुसार लोग काम कर, राष्ट्र संघ का कार्य था लोगों को हथियारबंदी की, निरस्त्रीकरण की पर रोक लगाना, लोगों को युद्धों के ओर ना झोंकना, शांति बहाल करना, ये सब कार्य राष्ट्र संघ के अधीन सौंपा गया। राष्ट्र संघ जो था वह था युद्धों की रोकथाम में राष्ट्रों की भी मदद करना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि कराए तथा विश्व शांति की सुरक्षा कर सके। ये सारे कार्य राष्ट्र संघ को सौंपे गए। अब उसका जो नेक्स्ट परिणाम है प्रथम विश्व युद्ध का, वह था अमेरिका के महत्व में वृद्धि। हम यह देखते हैं कि इस युद्ध में अमेरिका काफी बाद में शामिल होते हैं, लेकिन उसने हर संभव यह प्रयास किया कि युद्ध ना हो, शांति बने रहे। युद्ध के परिणाम स्वरूप अब सबसे प्रभावशाली राष्ट्रों में अमेरिका शामिल हो गए। इसके अलावा फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी आदि का महत्व भी घट चुका था और अमेरिका के प्रभाव में वृद्धि हुई। प्रथम विश्व युद्ध के सामाजिक कारणों में अंतिम कारण है उपनिवेशों में जागरण। यह सबसे इम्पोर्टेंट हुआ क्योंकि जो उपनिवेशवाद की भावना थी, जो राष्ट्र दूसरे के अधीन उपनिवेशवाद के रूप में थे, जैसे कि आप भारत को ही देख लीजिए, भारत में भी स्वतंत्रता की भावना बलवती हो उठी। सारे राष्ट्र जो उपनिवेश के रूप में थे वह अब किसी न किसी रूप में अब स्वतंत्र होना चाह रहे थे। उनमें राष्ट्रीय चेतना की भावना जागृत हो गई थी। विश्व युद्ध समाप्त होने पर जो आत्मनिर्णय के सिद्धांत को सारे विश्व में लागू किया गया, इससे पराधीन देशों में नया उत्साह जागृत हुआ। युद्ध के बाद उन्होंने इस सिद्धांत के आधार पर अपनी स्वतंत्रता हेतु राष्ट्रीय आंदोलन आरंभ किया। इस तरह पराधीन राष्ट्रों में स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु अपूर्व जागरण पैदा हुआ। मैं समझती हूँ पाठ आपको समझ आया हो। धन्यवाद।